Hello, officers. Welcome to Sadhana Visa Academy, the Hindu analysis. Let's begin the journey from awareness to achievement. Radhe Radhe, Jai Shri Krishna to all. This side Ruby Tyagi. I'm good and I hope you are also doing very well. सबसे पहले हम देखेंगे हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होगी उन्हें हम कवर करेंगे। उससे रिलेटेड जितने फैक्ट्स होंगे, उससे रिलेटेड जितनी भी हम मैप को देख सकेंगे, उनकी कंट्रीज होंगी, उन सबको हम कवर करते हुए चलेंगे। देखेंगे हमारी फर्स्ट न्यूज़ क्या है। तो आज की फर्स्ट न्यूज़ है हमारी एलपीजी गैस से रिलेटेड। क्या है कि गैस फ्रॉम न्यू सोर्सेज विल एंड शॉर्टेजेस से ऑफिशियली कह दिया गया है कि जो हमारी एलपीजी गैस है उसकी शॉर्टेज हमें देखने को मिल सकती है। साथ ही जो हमारी एलपीजी गैस है उसके जो प्राइस हैं वो भी राइज होने की संभावनाएं हैं, उसकी डिमांड राइज हो सकती है, इंक्रीज हो रही है। तो इस वजह से क्या कहा गया है कि एलपीजी जो हमारी गैस है उसकी जो आप यूज़ करते हो उसे थोड़ा केयरफुली करें। मीन्स मैक्सिमम जितना भी हो सके आप इलेक्ट्रिक चीज़ें यूज़ करें, मीन्स इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूज़ करें, साथ ही आपके इंडक्शन हुए इन्हें यूज़ करें, जिससे कि एलपीजी की जो खपत है उसे आप थोड़ा बैलेंस कर सकें या फिर थोड़ा कम कर सकें। अब ऐसा क्या हो गया कि एकदम से जो हमारे एलपीजी के गैस है वो राइज हो गए, उसकी शॉर्टेज हमें देखने को मिल रही है। तो आप सब जानते हैं कि अभी क्या हो रहा है, ईरान और इजराइल का वॉर चल रहा है। किस किस के बीच में? ईरान और इजराइल। अब इजराइल के बीच में जो वॉर चल रहा है उन दोनों के बीच में अब इससे क्या हो रहा है, रशिया का और यूक्रेन का भी चल रहा था। तो फिर ईरान इजराइल से ऐसा क्या हुआ, तो ईरान के पास में पड़ता है हॉर्मुज स्ट्रेट और उसने उसे क्लोज कर दिया है। उसने थ्रेट दी है कि अगर यहाँ से कोई भी शिप होकर गुजरेगा तो हम उसमें आग लगा देंगे, उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। इस वजह से क्या हुआ, ये वाला रास्ता जो है वो क्लोज कर दिया गया है। और यहाँ से इंडिया में जितनी भी एलपीजी गैस आती है, पेट्रोल आता है, एलपीजी गैस हुई, हमारा पेट्रोल हुआ, ये जो आते हैं तो वो आते हैं कम से कम 85%। मिनिमम हमारे जो 85 से 88% जो हमारा ऑयल है या फिर हमारी एलपीजी गैस है वो हमारी गल्फ खाड़ियों से कवर होती है। मीन्स गल्फ खाड़ियों से हम उसे इंपोर्ट करते हैं। अब गल्फ खाड़ियों से जितना भी हमारा ऑयल, एलपीजी गैस वो इंपोर्ट होती है हॉर्मुज स्ट्रेट से, और वो क्लोज कर दी गई है। इसीलिए क्या हुआ, एलपीजी के गैस के जो रेट हैं वो बढ़ने की संभावनाएं हो रही हैं और जो उसकी डिमांड है वो थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसीलिए ऑफिशियली बोला गया है कि आप थोड़ा देखकर यूज़ करें, एलपीजी गैस हो सके तो इलेक्ट्रिक चीज़ें यूज़ करें। तो ये सब चीज़ें रही। अब आप जानोगे कि गल्फ देश है उसमें से हम सबसे ज़्यादा जो सप्लायर था हमारा वो कतर था। कतर से हम सप्लाई करते थे। अब हम अदर जो ऑप्शन है उन्हें यूज़ करेंगे। अदर ऑप्शन क्या है, तो इसमें आपको यूएसए देखने को मिलेगा, नॉर्वे देखने को मिलेगा। अब हम अगर कतर जो गल्फ खाड़ी देश हैं उनसे ऑयल और अपनी जो गैस है वो नहीं मंगा पा रहे हैं तो अब मंगाएंगे हम यूएसए से, नॉर्वे से। लेकिन यूएसए और नॉर्वे से आने में टाइम लगेगा। मीन्स अभी इनसे डील होगी, इसके बाद वो आएगा, और आने के बाद भी क्योंकि यूएसए काफ़ी दूर भी पड़ता है, साथ ही हमें अब दूसरा रूट लेना पड़ेगा। जो दूसरा रूट है वो काफ़ी लंबा पड़ता है, तो ये भी देखनी पड़ेगी। तो इसीलिए हमें 2 मंथ्स, हमारे 2 महीने का समय लगेगा। तो 2 महीने तक हमें पेट्रोल और जो हमारी एलपीजी गैस है उसी में जो अभी हमारे देश में अवेलेबल है उसे ही यूज करना होगा और बहुत ही सोच समझ कर इसे यूज करना होगा। तो ये प्रॉब्लम्स देखी जा रही हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो इंडिया इज ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई एनर्जी सोर्स। मीन्स इंडिया कोशिश कर रहा है डाइवर्सिफाई करने की। साथ ही जो कतर है, कतर से अब हम ऑयल, जो हमारे ऑयल आता है, एलपीजी आता है, उसे नहीं खरीद पाएंगे तो हम यूनाइटेड स्टेट या फिर नॉर्वे से अब उसे खरीदने की कोशिश करेंगे। इकोनॉमी इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हमारे जो फ्यूल स्टोरेज, हमारे इफेक्ट्स, उन पर इफेक्ट पड़ेगा। साथ ही जो इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट है, रेस्टोरेंट काफ़ी, अगर एलपीजी गैस की आगे हमें दिक्कतें देखने को मिलती हैं तो रेस्टोरेंट बंद करने पड़ेंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे पाकिस्तान में क्या किया गया है कि जो स्कूल हैं उन्हें क्लोज कर दिए गए हैं, स्कूल को बंद कर दिए गए हैं। साथ ही जो कंपनियां हैं उन्हें वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है, वर्क फ्रॉम होम कह दिया गया है कि आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए। तो ये सब चीज़ें फिर भारत में भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है उसने बताया कि हमारे पास 25 डेज का तो ऑयल है, 25 डेज का ऑयल है और 25 डेज का हमारे पास जो है
क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल क्या होता है? कच्चा तेल होता है। क्रूड ऑयल क्या होता है? कच्चा तेल होता है जिससे रिफाइनरी की जाती है और फिर उससे हम क्या निकालते हैं? पेट्रोल, डीजल, ये सब चीजें निकालते हैं। तो हमारे पास 25 डेज का जो हमारे पास पेट्रोल है, लेकिन जो हमारे पास क्रूड ऑयल 25 डेज का है, मीन्स 50 डेज का आप मानकर चलिए लगभग। तो इन्हीं में हमें काम चलाना होगा। और इसी के साथ में इसलिए बोला जा रहा है कि अगर ये युद्ध आगे बढ़ता है, ज़्यादा चीज़ें खिंचती हैं, तो हमारे यहाँ पे भी ये सब चीज़ें करनी पड़ सकती हैं कि स्कूल को ऑनलाइन करना पड़े, या फिर हमारे यहाँ पर भी कंपनीज जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम करें। तो ये सब देखने को मिल सकती हैं। ये सब चीज़ें रही। अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर ईरान, ये आपको ईरान देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको गल्फ खाड़ी देश देखने को मिलेंगे। आगे आप थोड़ा सा देख सकते हैं। यहाँ पर देखें, सबसे पहले ये है हमारी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, जो कि ईरान के पास में, ये आप ईरान देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये वाली है। अब ये जो रास्ता है ये ईरान ने बंद कर दिया है कि यहाँ से कोई भी जो शिप है वो अगर यहाँ से निकलता है, ऑयल का किसी भी चीज का है, तो हम उसे क्या करेंगे? आग लगा देंगे और डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्योंकि इससे पहले क्या हुआ है कि इजराइल ने और जो अमेरिका ने, दोनों ने मिलकर इस पर स्ट्राइक्स की। यहाँ के जो सुप्रीम ऑफ लीडर थे खोमनई, उन्हें मार दिया गया। साथ ही आपने देखा भी होगा लास्ट टाइम कि श्रीलंका के पास से इंडिया के पास से एक शिप था जो ईरान का रवाना हो रहा था, और उसे किसने? यूनाइटेड स्टेट है, यूएसए ने उसे क्या किया? उसे ध्वस्त कर दिया, मीन्स उसे डिस्ट्रॉय कर दिया अपनी टर्बलाइन से। अब यही प्रॉब्लम देखते हुए, और आप जानते भी होंगे कि इंडिया से वो क्या सैन्य एक अभ्यास हो रहा था इंडिया में, विशाखापट्टनम में वहां के जो सैनिक थे वो आए हुए थे और वहीं से वो रवाना हो रहा था। इसी के साथ में श्रीलंका के पास 40 नॉटिकल मील की दूरी पर ही उसे में ध्वस्त किया गया, उसमें विस्फोट किया गया। फिर श्रीलंका से उसने मदद मांगी, श्रीलंका ने उस पर किया भी, रेस्क्यू भी किया, वहां के लोग कुछ बचाए भी गए, लेकिन 82 के करीब लोग वहां मारे भी गए जो सैनिक थे। भारत की तरफ से थोड़ी हेल्प नहीं दे पाए उस टाइम पर, क्या रीजंस थे वॉट, बट ये प्रॉब्लम्स रही हैं। इसके बाद भारत ने एक शिप को, जो ईरान का शिप है, उसे संरक्षण भी दिया, उसे वहां अपने यहाँ पे रोका हुआ भी है। तो ये सब चीजें इसी वजह से ईरान ने क्या किया? इस रूट को बंद कर दिया। इस रूट को बंद करते के साथ वेस्ट के जितने देश हैं प्रॉब्लम्स उठानी पड़ेंगी। तो इसीलिए ये रूट बंद किया गया कि जब तक ये युद्ध का सोल्यूशन नहीं होता है, ये वॉर नहीं स्टॉप होता है, तब तक ये जो रूट है वो क्लोज रहेगा। ये सब आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये क्या करता है? जो हमारा पेरिशियन गल्फ है और जो हमारा अरेबियन सी है, इन दोनों को मिलाता है। इन दोनों को जो मिलाता है वो मिलाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान देखने को मिलेगा, यूएई देखने को मिलेगा, ओमान देखने को मिलेगा, सऊदी अरेबिया देखने को मिलेगा, इधर आपको कतर देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या है? कतर, मैंने आपको बताया, इधर से आपको देखने को मिलेगा, कतर देखने को मिलेगा। अब आपको स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्या है तो मैंने आपको बताया। पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी को जोड़ता है। दुनिया का लगभग 20% मीन्स 20% ऑयल जो दुनिया का है वो इसी रूट से आता है। साथ ही जो हम निकाला जाता है, और जो तेल निकालने वाले देश है या फिर जो एलपीजी गैस सप्लायर है वो कौन कौन है? कतर है, कुवैत है, इराक है। यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा, ये इराक था, सॉरी इराक है ये, यहाँ पे कतर नहीं इराक आपको देखने को मिलेगा। इराक है, सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब अमीरात है। ये गल्फ खाड़ी देश है जिससे आपको पेट्रोल या फिर जो हमारी एलपीजी गैस है उनके जो सप्लायर है ये गल्फ खाड़ी देश है। इन देशों से गैस आती है, और किस रास्ते से आती है? हॉर्मुज स्ट्रेट से आती है। अब मैंने आपको बता ही दिया है कि जो कतर है वहां से हमारी एलएनजी जो गैस थी या एलपीजी गैस थी वो आती थी यूएई से। सऊदी अरेबिया से एलपीजी गैस आती थी, यूएसए से एलएनजी, और नॉर्वे से एलएनजी। मीन्स एलपीजी जो हमारी गैस है वो कहां से आती थी? यूएई, कतर, गल्फ खाड़ियों देश से। इसके साथ में अब हम रास्ता बदलेंगे, तो रास्ता किस तरह से बदला जाएगा? अगर हम यूएसए से ऑयल खरीदते हैं तो यूएसए से अगर हम मंगाते हैं तो पहले हमें अटलांटिक ओशियन यूज करना होगा, इसके बाद कैप ऑफ गुड होप जाना होगा, स्वेज कैनाल यूज करनी होगी, फिर अरेबियन सी, और तब हम इंडिया में जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा? हॉर्मुज से हम नहीं गुजरेंगे, सिर्फ ये वाला रूट यूज करेंगे, और इसमें हमें 37 डेज लगेंगे। अगर हम हॉर्मुज स्टेट को नहीं यूज करते हैं, उसे हम अवॉइड करते हैं, तो हमें 37 डेज इन
जो रूट को लेने में लगेगा। इसी के साथ अगर हम नॉर्वे से मंगाते हैं तो पहले हमें नॉर्वे से कहाँ आना पड़ेगा, नॉर्थ सी में आना पड़ेगा, नॉर्थ सी से अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक से फिर से स्वेज कैनाल हमें यूज करना होगा, फिर अरेबियन सी, और फिर हम इंडिया में आएंगे किसको, हॉर्मुज स्ट्रेट को बाईपास करके। यहाँ पे आपको रूट अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले देखेंगे ये आपको देखने को मिलेगा हमारा प्यारा भारत, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हम सीधे पहले क्या जाते थे, हॉर्मुज स्ट्रेट जाते थे, और वहां से हमारी जो चीजें थी फटाफट खरीद लेते थे। इतना लंबा ना टाइम लगता था, ना ही उसे लाने ले जाने में खर्च आता था। लेकिन अब अगर हम यूएसए से खरीदते हैं तो आप यहाँ देखेंगे यूएसए, यहाँ से गल्फ ऑफ कोस्ट है, और यहाँ से ये आएगा रूट लेंगे हम। यहाँ से अगर आप ये रूट देखेंगे कैप ऑफ गुड होप आएगा, इसके बाद में आप देखेंगे अरेबियन सी, और फिर ये भारत में पहुंचेगा। ये 48 डेज का, 37 नहीं 48 डेज का रूट लगेगा हमारे यहाँ पर आने में, सॉरी 37 डेज का ही रूट लगेगा भारत में पहुंचाने में। इसी के साथ में अगर हम देखेंगे नॉर्वे के पास, तो नॉर्वे आपको यहाँ देखने को मिलेगा, और नॉर्वे से भी अगर लेकर आते हैं तब भी हमें ये वाला ही रूट लेना पड़ेगा, और वो भी काफी लंबा रूट पड़ेगा। मीन्स ये कि अब हम अगर यूएसए से मंगाते हैं, नॉर्वे से मंगाते हैं, हमारे खर्च भी बहुत ज्यादा लाने ले जाने में लगेगा, टाइमिंग भी ज्यादा लगेगी। इसी की वजह से क्या होगा, एलपीजी के जो रेट है वो इंक्रीज होंगे। आप जानते भी होंगे कि यूएसए ने क्या कहा है, कि यूएसए ने कहा है कि 30 दिन के लिए वो इंडिया को एक छूट देगा। जो हमारे पे टैरिफ लगाया गया था कि हम रशिया से अगर ऑयल खरीदेंगे तो हम पर टैरिफ लगा दिया जाएगा, उसकी छूट कर दिया कि आप 30 दिन तक यूएसए से ऑयल हो या फिर जो हमारी गैस हो उसे आप परचेज कर सकते हो। काफी इसके नेगेटिव इफेक्ट भी देखे जा रहे हैं, कि देखा जा रहा है कि क्या अब यूएसए ही हमें इंस्ट्रक्शंस देगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो काफी ये चीजें चली हैं, पर ये राजनीतिक मुद्दा है तो हम इस पर बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ इतना देखेंगे यूएसए ने अभी छूट दी है कितनी, 30 दिन तक कि आप रशिया से खरीद सकते हैं, क्योंकि हमने रशिया से ऑयल खरीदना थोड़ा कम कर दिया था, जो रशिया से गैस आती थी वो भी कम कर दिया था। हम खरीद क्यों रहे थे रशिया से, तो रशिया का जो ऑयल था वो यूएसए या फिर वेनेजुला से अच्छा ऑयल था, सस्ता भी था, और साथ ही लाने में भी कम टाइम लगता था। वहां से लाने में हमें ज़्यादा टाइम लगता था, खर्च भी ज़्यादा आता था, और वहाँ की ऑयल में जो है मिलावटें भी बहुत ज़्यादा थी। अगर आप देखेंगे गल्फ रूट अब हम कौन सा पहले यूज़ करते थे, कतर से हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आते थे, फिर अरेबियन सी, और फिर इंडिया। अब हम कौन सा रूट यूज़ कर रहे हैं, तो आप देख लेंगे कि यूएसए हो या नॉर्वे, अटलांटिक ओशन आना पड़ेगा, स्वेज कैनाल आना पड़ेगा, अरेबियन सी, और फिर हम इंडिया में आएंगे, और तब हमारी जो है एलपीजी गैस हमें मिल पाएगी। ये थी हमारी आज की न्यूज। इसके बाद सेकंड न्यूज, ईरान का जो युद्ध चल रहा है, आप सब जानते हैं अभी जो सुप्रीम ऑफ लीडर है नया बना दिया गया है। पहले खोमनेई थे, अली खोमनेई थे, अब उनकी मृत्यु हो गई है। आप सब जानते हैं कि इजराइल ने अटैक किया जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। अब उनके लड़के को बनाया गया है, उनके बेटे को बनाया गया है, कौन है, मोस्तफा को। किसको, मोस्तफा को अब यहाँ का मोस्तफा को नया सुप्रीम लीडर बनाया गया है। मोस्तफा खोमनेई को बनाया गया है, ये बने हैं अब यहाँ के नए सुप्रीम लीडर। अब क्योंकि जब खमनेई को मारा गया था तो यूएसए ने क्या किया था, यूएसए ने थ्रेट दी थी कि अगर आपने नया सुप्रीम लीडर बनाओगे, अगर आप सुप्रीम ऑफ लीडर बनाओगे नया, तो वो आप हमारे पूछने पर बनाओगे, मीन्स हमसे डिस्कस करोगे और इसके बाद ही बनाओगे। क्योंकि क्या हुआ था, ईरान में सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से हुआ, जो ये हमारा मुद्दा है या फिर ये वॉर की जो संभावनाएं किस तरह से बनी। सबसे पहले एक लड़की की मृत्यु हो गई थी, एक लड़की को मार दिया गया था। किस लिए, सिर्फ इसलिए कि उसने जो बुरखा था या जो हिजाब था उसे अच्छे से नहीं पहना था, इसलिए उसे क्या कर दिया गया था, उसकी काफी पिटाई की गई और वो फिर मर गई थी, मार दी गई थी। इसके बाद फिर अब जाके एक और फिर से वहां पे प्रोटेस्ट हुआ, जहां पर एक लड़की ने अपने बाल कट करके विदाउट हिजाब के वहां पर प्रोटेस्ट किया, काफी पब्लिक वहां पर थी। तो जब वो प्रोटेस्ट हुआ तो यूएसए को लगा, मींस डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि अब यहाँ पर जो सिचुएशन है, अगर हम खोमनेई को मार देते हैं तो जितने भी लोग हैं वहां के, वो क्या करेंगे, वो शांति से बैठ जाएंगे और जो वहां के लीडर बनेंगे वो हमारे सजेशन पर बनेंगे, जिस तरह वेनेजुला में हुआ। वेनेजुला में जब वहां के राष्ट्रपति को उठा लिया गया, वेनेजुला के जब राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को उठाया गया तो क्या हुआ था, वहां की जो जनता थी एक दो दिन तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया और फिर सब चुप बैठ गए, इजिली वहां पर जो लीडर बना दिया गया। अमेरिका ने भी कह दिया आप जो भी सप्लाई करेंगे, कुछ भी करेंगे, हमारे से बिना पूछे नहीं करेंगे। तो वहां पे शांति से इन्होंने उन चीजों को निपटा लिया। यूएसए को लगा ईरान में भी यही सब चीजें होंगी, कि ईरान में भी अगर आप जो ईरान में प्रोटेस्ट हुआ, अब क्या हुआ कि भाई
डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि खमनई तो मारे गए हैं, एक दो स्ट्राइक होगी और चीजें शांत हो जाएगी, लेकिन क्या हुआ, उसका उल्टा हो गया। जैसे ही खमनई की मृत्यु की बात बाहर आई, वहां के जो लोग थे काफी लोग उनके साथ में पाए गए, साथ ही जो प्रोटेस्ट था वो तो रुक ही गया, इसी के साथ में जो लोग थे खमनई को मानने वाले वो सड़कों पर उतर गए निडर होकर, ये जानते हुए कि स्ट्राइक हो रही थी, बमबारी हो रही थी, पर बिना अपनी जान की परवाह किए हुए वो सड़कों पर बहुत ही भारी भीड़ में बाहर निकले और नए सुप्रीम ऑफ लीडर की उम्मीद रखने लगे कि अब नया सुप्रीम ऑफ लीडर कौन बनेगा। रूस जो हमारा यूएसए है उसने क्या किया, उसने धमकी दी कि भाई आप मुझसे पूछे बिना अपना सुप्रीम ऑफ लीडर नहीं बनाएंगे। लेकिन इसके भी बावजूद क्या हुआ कि जो मोस्तबा है उन्हें सुप्रीम ऑफ लीडर बना दिया गया। और इससे क्या हुआ, अब ईरान और ज्यादा भड़क गया है, वो युद्ध रोकने की बिल्कुल भी मंशा में नहीं है, उसे बदला चाहिए खमनई की मृत्यु का। उसने क्या किया, आसपास जितने भी ईरान के आसपास गल्फ खाड़ी देश हैं, उनके आसपास जितने भी गल्फ खाड़ी देश है उनमें उसने स्ट्राइक करनी शुरू कर दी। कहाँ कहाँ पर, जहां पर यूएसए की एम्बेसी है, जहां पर यूएसए अपनी एक क्या करते हैं क्या कहते हैं, अदर कंट्री में हमारी एक एम्बेसी होती है, जहां से हम वो जो इलाका होता है वो उसी देश का माना जाता है। अगर उस पर कोई वॉर कर देता है या फिर स्ट्राइक कर देता है, बमबारी कर देता है, तो वो उस पूरे देश पर माना जाता है। जैसे भारत की एम्बेसी अगर अफगानिस्तान में है, अमेरिका में है और या फिर पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के लोग भारत की एम्बेसी पर अगर आक्रमण कर दे, अटैक कर दे, तो वो भारत पर अटैक माना जाएगा। इसी तरह से ईरान ने क्या किया, जितनी भी यूएसए की, इजराइल की एम्बेसी थी उन पर अटैक करने शुरू कर दिए। सऊदी अरब में आपने देखा होगा काफी लोग फंस गए, वहां की एयरपोर्ट थे, एयर जो वे था वो बंद कर दिया गया। तो ये सब चीजें हुई, ईरान चुप बैठने वालों में से नहीं है। सेकंड, आप देखेंगे कि ईरान को सपोर्ट कौन कर रहा है, ईरान के साथ रूस भी है, चाइना भी है, क्योंकि रूस और चाइना की किससे नहीं बनती, डोनाल्ड ट्रंप यूएसए से नहीं बनती है। तो ये सब चीजें हो रही है। साथ ही रूस को काफी बड़ा एक्सपीरियंस हो गया है वॉर का, यूक्रेन से लड़ाई करते करते, तो उसे समझ आता है कि किस तरह से किन रॉकेट्स को या फिर किन मिसाइल्स को किस तरह रोका जा सकता है, किस तरह उन्हें मात दी जा सकती है। तो इसीलिए ईरान चुप बैठने वालों में से नहीं है। और ये बहुत गलत चीज है, पता है, होना भी चाहिए कि भाई ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति ही डिसाइड करेगा कि हर जंग या तो उसकी ही चले, अगर उसकी नहीं चलेगी तो वो वहां की सत्ता को पलट देगा। काफी जगह देखने को भी मिला, बांग्लादेश में, नेपाल में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में, ये सब चीजें देखने को मिली है। तो ये सब चीजें अगर नहीं रोकी जाएंगी तो क्या होगी, तानाशाही फैल जाएगी। फिर तो ट्रंप अपने आप को तानाशाह मान जाएंगे कि भाई मैं जो नहीं चाहूंगा वहां की सरकार तो गिर ही जाएगी, और जहां पर मेरी मर्जी होगी वहां पर मेरे अकॉर्डिंग ही सरकार चलेगी। आप देखोगे भी कि काफी मुद्दों पर भारत में भी इंटरफेयर किया गया है कि भारत ने मेरे कहने पर ये चीजें की, बाद में ये डिनाई किया गया कि भाई ये नहीं किया गया। अभी भी भारत थोड़ा, पता नहीं क्या रीजंस है, लेकिन थोड़ा यूएसए की तरफ झुका हुआ है। किस रीजन से ये तो हमें नहीं पता, राजनीतिक चीजें हैं, लेकिन फिर भी जो भारत के एक स्पष्ट जो फैसले आते थे या फिर किसी के लिए जो आवाज उठती थी, वो अभी आवाज देखने को नहीं मिल रही है। ईरान के मुद्दे में भी भारत की कोई रिप्लाई नहीं है, कोई भी चीजें नहीं है। तो ये सब देखा जा रहा है, इससे ईरान से भी हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं, क्योंकि ईरान से भी हमारा जो इंपोर्ट था वो होता था, ऑयल का हो या फिर और भी चीजें थी। लेकिन अभी थोड़े रिश्ते गड़बड़ा सकते हैं, तो आने वाले टाइम में देखते हैं कि क्या होता है। तो ये सब चीजें रही हैं। अब कौन बन गया है, तो आप याद रखेंगे ईरान के जो सुप्रीम ऑफ लीडर है वो कौन बने हैं, वो बने हैं मोस्तबा। कौन बने हैं, मोस्तबा बने हैं। तो आप याद रखें कि मोस्तबा जो है, मोस्तबा अब वहां के सुप्रीम लीडर बन गए हैं, खोमनाई। इसी के साथ में नेक्स्ट देखेंगे कि क्या हुआ है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेट द कॉन्फ्लिक्ट विद ईरान वे एंड सून। यूएस प्रेसिडेंट ने कहा है कि हम तो युद्ध को अब रोकना चाहते हैं, लेकिन ईरान उसे नहीं रोक रहा है। मीन्स अब यूएस, अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने कहा कि युद्ध जल्द खत्म हो सकता है, लेकिन ईरान के जो विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि ईरान जरूरत पड़ने तक लड़ाई जारी रखेगा। क्योंकि ये भी है कि ये थोड़ी ना है कि यूएसए ने, इजराइल ने चाहा तो अटैक कर दिया, अब उन्होंने चाहा तो वो क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो ये भी नहीं होना चाहिए। ईरान ने कहा है कि जब जरूरत होगी तब बंद होगा, अब ये तब तक चलेगा। इन्होंने पहले ही कहा था कि हम खोमनेई की जो मृत्यु हुई है उसका बदला लेंगे, और उसी के लिए ये युद्ध क्या है, कंटिन्यू रखा जाएगा। इजराइल में भी इसके अटैक किए जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि कहाँ पर इजराइल, कहाँ पर ईरान, तो ये भी हम उनकी सिचुएशंस देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर स्थित है। इसी के साथ में अभी
क्या हुआ है, मेजर अटैक किया गया है कहाँ पर, बहरीन में। ईरान ने बहरीन में अटैक किया है। ईरानियन जो है, जो ईरान स्ट्राइक है, हिट आ रेजिडेंशियल बिल्डिंग इन मनामा, मीन्स मनामा में किया गया है, वहाँ पर एक व्यक्ति भी मारा गया है। सऊदी अरब में भी ईरान ने स्ट्राइक्स की हैं। सऊदी अरेबिया इंटरसेप्टेड टू ईरानियन ड्रोन्स। कुवैत में भी क्या, कुवैत में भी देखने को मिलेगा, शॉट डाउन 6 ड्रोन्स। यूएई में फायर ब्रोक आउट इन इंडस्ट्रियल फैसिलिटी इन रिवाइस में भी देखने को मिले हैं। मीन्स स्ट्राइक देखने को मिले। जितने भी गल्फ खाड़ी देश है, पास पास जो भी देश है, या फिर जहां पर यूएसए के एलाय हैं या यूएसए की तरफ वो लोग हैं या उनकी यूएसए की एम्बेसी है, वहां पर भी स्ट्राइक की जा रही है ईरान के द्वारा। इसके साथ ही आप सब देखेंगे कि जेरूसलम में इजराइल ने कहा था पहले कि स्ट्राइक हो सकती है, पहले ही सायरन बजा दिया गया था। एक्सप्लोजिव हर्ड इन टेल अवाइव। इसी के साथ में इजराइल एयर डिफेंस इंटरसेप्टेड सेवरल मिसाइल्स। वहां पर जो वहां की इंटरसेप्टेड मिसाइल्स है, उन्होंने कुछ मिसाइल्स को रोक भी लिया है। इजराइल की जो ड्रोन है उन्होंने रोका है, लेकिन फिर भी ईरान तो रुकने वालों में से अभी नहीं है। ईरान रुकने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। आप देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ आपको ईरान देखने को मिलेगा और ये आपको इजराइल देखने को मिलेगा। इजराइल यहाँ पे देखने को, यहीं पर आपको गाजा पट्टी देखने को मिलेगा, वेस्ट बैंक देखने को मिलेगा, लेबनान देखने को मिलेगा यहाँ पर। अब ईरान यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ईरान ने लेबनान में भी हमला किया हुआ है। इसी के साथ में ईरान ने सऊदी अरेबिया पे भी किया था, मैंने आपको बताया, अभी सऊदी अरेबिया पे भी किया। यहाँ पर मैंने आपको बताया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जो कि ईरान ने क्लोज कर दिया है। और इसी के साथ में कतर हो, यूएई हो, ओमान हो, जहां जहां यूएसए के जो एम्बेसी है वहां वहां ईरान उस पर हमले कर रहा है, क्योंकि यूएसए तो काफी दूर है। यूएसए डायरेक्ट कभी किसी पे हमला नहीं करता, वो दूसरों का सहारा लेकर, दूसरों का कंधा लेकर तब किसी देश को क्या करता है कि वॉर करता है। आपने देखा भी होगा, एक काफी न्यूज में भी आ रही थी एक न्यूज की, जो अमेरिका के ही एक जो सैनिक थे, सोल्जर्स थे, कमांडर्स थे, वो कह रहे थे कि आप इजराइल के हाथों की कठपुतली बन गए हैं, आप क्यों युद्ध लड़ रहे हैं। तो उन्हें क्या किया गया, उन्हें धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। वही काम की जैसे जब रावण को विभीषण ने सलाह दी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, जाइए और राम जी से माफी मांग लीजिए कि आपका उद्धार हो जाएगा, क्यों बिना वजह आप राम जी से पंगा ले रहे हैं, आपने गलत तो किया ही है। लेकिन रावण को तो क्या था, घमंड चढ़ा हुआ था, वो तो अपनी उस अहंकार में था कि मुझे तो कोई हरा ही नहीं सकता। तो उन्होंने क्या किया था, लात मार के अभी जो विभीषण जी थे उन्हें वहां से निकाल दिया था। वही काम आपको यूएसए में देखने को मिल रहा है कि ट्रंप जो है उनके अहंकार सर पे चढ़ गया है। उन्हें लगता है कि वो सबसे शक्तिशाली देश है, उनका कोई सामना नहीं कर सकता, उन्हें कोई जवाब नहीं दे सकता, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। इसी के चलते हुए काफी देश है, जैसे कि स्पेन आपको देखने को मिलेगा। स्पेन जबकि अमेरिका का एलाय है, लेकिन वो भी इस चीज को बोल रहा है कि ये सही नहीं है कि आप ईरान पर हमला कर दे। अगर कहीं की सरकार गलत कर रही है या कुछ चीजें हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जाकर उसमें इंटरफेयर करेंगे, है ना। कुछ चीजें हैं, आप सजेशन दे सकते हैं, वहां की हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि जाकर आप वहां के जो या तो राष्ट्रपति को उठा लेंगे या वहां के सुप्रीम ऑफ लीडर को मार ही दोगे। तो ये सब चीजें, जबकि वहां की औरतों को काफी प्रॉब्लम्स थी, ईरान में काफी प्रॉब्लम्स है, हिजाब पहनने के लिए काफी औरतों के लिए कड़े प्रतिबंध लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी ये ठीक चीजें नहीं है कि आप जाओ और वहां के राष्ट्रपति को उठा लो या फिर वहां के जो सुप्रीम ऑफ लीडर हो उन्हें मार दो। तो ये गलत चीजें हैं। इसी के साथ में मैंने आपको बता ही दिया कि कहाँ कहाँ पर कहाँ से वो होती हैं। आपको मैंने बताया कि गल्फ खाड़ी देश से जो ऑयल था या फिर जो हमारे एलपीजी गैस है, पेट्रोल है, वो आते हैं। तो आप देखोगे जहाँ जहाँ रेड आपको देखने को मिलेगा, आबू धाबी से, कतर से, ये सप्लायर है पेट्रोल के, एलपीजी गैस के। यहाँ पर बहरीन आपको देखने को मिलेगा, कुवैत देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, गल्फ खाड़ी देश है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारे, कविंदर गुप्ता जो है वो कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बने हैं। तो आप याद रखें, हमारे न्यूज में बनेंगे, क्वेश्चंस बनेगा, क्योंकि कोई भी न्यू हमारे जो गवर्नर अपॉइंट होते हैं तो वो क्वेश्चंस में मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं। तो जो कविंदर गुप्ता है वो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बने हैं। तो कविंदर गुप्ता वाज सोन इन एज द 13th गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, मीन 30वें नंबर के वो गवर्नर बने हैं। इसी के साथ में अगर आप देखेंगे तो कुछ आर्टिकल है गवर्नर से रिलेटेड, मैंने सिर्फ 3 आर्टिकल को मेंशन किया हुआ है, आपको थोड़ा याद रहेगा। आर्टिकल 153 कहता है कि एवरी स्टेट शैल हैव अ गवर्नर, हर एक स्टेट में एक गवर्नर रख सकते हैं, एक गवर्नर होगा। तो आर्टिकल 153 कहता है। आर्टिकल 155 कहता है गवर्नर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, मीन जो गवर्नर है उन्हें अपॉइंटेड कौन करते हैं, तो प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करते हैं। तो आर्टिकल
आर्टिकल 155 में ये मेंशन किया गया है। और आर्टिकल 156 कहता है कि उनका टेन्योर कितना होगा, उनकी कितने टाइम की जो है टाइम पीरियड होगा, मीन्स वो 5 साल के लिए बनाए जाएंगे, 3 साल के लिए बनाए जाएंगे। तो ये किस में दिया गया है, ये दिया गया है हमारा आर्टिकल 156 में। तो आर्टिकल 156 कहता है कि जो गवर्नर है वो 5 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं। ये हमारी न्यूज़ थी, छोटी सी न्यूज़ है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ हमारी यूटी है और इसमें हमारी जो लिटरेसी दर है, मीन्स हमारा जो लिटरेसी है वो 99.93% हो गई है, मीन्स वो फुल्ली लिटरेट यूटी हो गई है। हमारी फुल्ली लिटरेट यूटी कौन बन गई है, चंडीगढ़ हमारी बन गई है। यहाँ आप देखेंगे चंडीगढ़ ने 99.93% साक्षरता दर हासिल कर ली है, जिससे यह पूरी तरह साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। किसके तहत बनाया गया, तो ये उल्लास के तहत। ये उल्लास क्या है, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, इसके तहत ये हमारा फुल्ली जो हमारा लिटरेसी यूटी बन गया है। 99.93% यहाँ का लिटरेसी दर देखी गई है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। पहले जो हमारा केरल है, यहाँ पे भी हमारी जो लिटरेसी हमारी जो परसेंटेज है वो काफ़ी हाई है। इसी तरह अब यूटी में अगर आपको देखने को मिलेगा तो चंडीगढ़ है जो 100% मीन्स 99.93% लिटरेसी दर के साथ अपने एक स्थान बनाया है। नेक्स्ट चलते हैं। ब्लॉसम ऑफ होप कश्मीर बैंक एंड आलमंड्स, जो टूलिप टू रिव्यू टूरिज्म, वहाँ पर टूलिप जो गार्डन है उसे काफ़ी अट्रैक्टिव बनाया जा रहा है। साथ ही जो आलमंड्स है उन पर न्यू फ्यूल आ रहे हैं, तो एक जो टूरिज्म है उसे अट्रैक्ट करने के लिए ये एक पहल शुरू की गई है। क्योंकि आप सब जानते हैं कश्मीर में जब से पहलगांव अटैक हुआ है, ये इंसिडेंट हुआ, तब से वहाँ पे जो है थोड़ा टूरिज्म कम हो गया है। और मैक्सिमम जो जम्मू कश्मीर की जो वहाँ की इनकम है, जो जीडीपी है, वो किस पर डिपेंड करती है, वो करती है टूरिज्म पर। और वहाँ की टूरिज्म दर ही कम हो गई थी, तो इसी वजह से अब क्या किया जा रहा है, आलमंड्स के जो फूल हैं वो देखे जा रहे हैं कि क्योंकि मार्च में फूल आते हैं, इसी के साथ में आलमंड्स को पेड़ लगाए जा रहे हैं। जो टूलिप्स गार्डन है उसे अट्रैक्टिव बनाया जा रहा है, तो इसी रिलेटेड ये आप देखेंगे टूलिप गार्डन देखने को मिलेगा, तो थोड़ा जिससे कि हमारा जो टूरिज्म है वो अट्रैक्ट हो। ये आलमंड्स के जो फूल आपको देखने को मिलेंगे। जम्मू कश्मीर सरकार बसंत ऋतु में बादाम के फूल जो आलमंड्स ब्लॉसम्स हैं, टूलिप गार्डन को बढ़ावा देकर पर्यटन को फिर से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि क्या होता है, जब अटैक हुआ था तो अटैक के टाइम पे क्या रहा, जब पहलगांव अटैक हुआ तो लोग थोड़े भयभीत हो गए कि भाई अभी वहां पे पहलगांव में अटैक हुआ। अब आतंकवादियों का कहना है कि वो जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये जम्मू कश्मीर की भलाई नहीं, ये उन्हें नुकसान ही हुआ। कैसे हुआ कि टूरिज्म कम हो गया, उनकी जो इनकम थी वो कम हो गई और काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी। तो इसी के चलते हुए अब उस वहाँ की जो सरकार है उसने कदम उठाया है कि फिर से जो हमारा टूरिज्म है उसे बढ़ाया जाए। वो जो एक भय की वहाँ पे स्थिति बनी हुई थी उसे कम किया जाए, तो थोड़ा वहाँ पे जिससे कि जो वहाँ का आवागामी है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़े, तो इसीलिए ये पहल शुरू की गई। नेक्स्ट देखते हैं। एक हमारा जो आर्टिकल है एडिटोरियल था कि एआई एंड द नेशनल सिक्योरिटी कैलकुलम। अब एआई से रिलेटेड एक हमारा आर्टिकल आया है। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया है कि एआई किस तरह से हमारी हर एक चीज़ पर कंट्रोल किए जा रहा है, किस तरह हमारे लिए बेनिफिशियल है या फिर नुकसानदायक है। तो अभी क्या हुआ कि एंट्रोटॉपिक आप देखेंगे कि एक एंट्रोटॉपिक क्या है, एंट्रोटॉपिक एक कंपनी है। कहाँ की है ये एंट्रोटॉपिक कंपनी, तो ये है यूएसए की एक एआई कंपनी है। आपने देखा होगा इसको पहले बैन भी, अभी कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ आई थी कि एंट्रोटॉपिक को बैन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि यूएसए ने इससे वहाँ के जो एआई है उसकी कमांड मांगी थी कि वो क्या चाहते थे कि जो कि हमारी सीमा बॉर्डर पर या फिर जो हमारी सुरक्षा के लिए हमें इनकी एआई टेक्निक चाहिए। लेकिन यूएसए जब मांग रहा था तो इस कंपनी ने मना कर दिया, ये कहकर कि ये खतरनाक हो सकती है, क्योंकि एआई अगर चीजें आप बॉर्डर पर उसके यूज करेंगे या फिर सेना के तौर पर उसे, सोल्जर्स के तौर पर उसे यूज करेंगे तो ये खतरनाक हो सकती है। तो इसके चलते यूएसए ने से क्या किया था, बैन कर दिया था कि भाई ये सही कंपनी नहीं है। अब इस कंपनी ने क्या कहा है, इसने कहा है कि जो चाइना है वो हमारे ही जो एआई है उसकी डुप्लीकेट कॉपी कर रहा है, मीन्स जो हम बना रहे हैं उसी की कॉपी करके वो कुछ चीजें कर रहा है। जैसे कि उसमें कौन कौन सी कंपनियां उसने कहा, तो उसमें कहा कि डीप सेक जो कंपनी है वो हमारी ही कॉपी करके, डीप सेक कंपनी है वो हमारी ही कॉपी करके एआई का
उपयोग कर रही है, एआई बना रही है। सेकंड एक और कंपनी है जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी, मोनसोट एआई। मोनसोट हुई, मिनी मैक्स हुई, ये जो कंपनियां हैं ये क्या कर रही है, हमारे ही रूल पर में जो हम एआई यूज कर रहे हैं उसी की कॉपी करके वो एआई बना रहे हैं, और ये भविष्य में काफी खतरनाक हो सकती हैं। इन्होंने वही चीजें बताई कि ये काफी रिस्की हो सकती है, क्योंकि ये जो हमारी, ये किस लिए यूज करें, चाइना वाले क्या यूज करेंगे एआई को, जिन चीजों के लिए अमेरिका को उसने मना कर दिया वही चीजें वो यूज करेंगे। अब एआई अगर आ रहा है तो आप देखेंगे कि हमारे सोल्जर्स के अगर रूप में एआई को नियुक्त कर दिया गया। आप काफी मूवी भी देखते होंगे जो इंग्लिश मूवी है, आपने उसको देखने को मिलेगा कि एआई को इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए कि आपको किस किस लोगों को किस तरह से मारना है, तो एक तरफ से लोगों को मारता जा रहा है जो भी दिख रहा है उसमें, फिर आम जनता है, नॉर्मल लोग हैं, सब लोगों को वो मारे जा रहा है। बाई चांस उसकी कमांड अगर वहां से हाथ में से हट गई तो वो जो कमांड दे रहा है उसके लिए भी खतरनाक बन सकती है, क्योंकि वो कमांड खुद को ही देना शुरू कर देगा। साथ ही काफी खतरनाक ये चीजें हमारे लिए हो सकती हैं। इसी के साथ हमारी जो जॉब है उसमें भी इस पे इफेक्ट डलेगा, क्योंकि एक आईएमएफ की रिपोर्ट ने कहा है कि अगर एआई ज्यादा बढ़ता है, तो जो हमारे 40% से लेकर 60% हमारे जो एम्प्लॉयमेंट है उस पर असर डालेगा। क्या होगा, अगर किसी कंपनी में 500 लोग काम करते हैं और वहां पर एआई आ गया, किसी कंपनी में 500 लोग काम करते हैं और वहीं पर कोई एआई आ गया, तो क्या होगा, वहां पर कमी हो जाएगी। वहां पर कितने, जो अगर एआई यूज कर रहे हैं तो आधे लोगों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मीन्स 250 लोग हो जाएंगे, तो 250 लोग तो बेरोजगार हो गए। तो इस तरह से, क्योंकि एआई क्या करता है, बहुत ज्यादा लोगों का काम एक एआई अकेला कर सकता है, तो इसीलिए एआई काफी, अगर उसके कुछ फायदे हैं तो उससे मैक्सिमम टाइम उसके नुकसान भी हैं। तो ये एआई, इसके बारे में यहाँ बताया गया कि चाइनीज जो लैब है वो इस तरह से रिसर्च कर रही हैं, अपने एआई मॉडल बना रही हैं जो काफी खतरनाक हो सकते हैं। इसीलिए एक इंटरनेशनल लॉ होना चाहिए जो कि इस पर वर्क करे और सभी कंट्री उसे फॉलो करें। सॉरी, ये हमारा एआई से रिलेटेड था, इतनी ही इसमें इंफॉर्मेशन है, मैक्सिमम एआई से रिलेटेड हमारी ये न्यूज़ थी। सेकंड एक और हमारा आर्टिकल आया, वो क्या था कि चाइना पिन्स होप्स ऑन अ सोसाइटी वाइड एआई पुश टू एड जॉब रिज्यूनेट या फिर इकोनॉमी। इससे रिलेटेड आप देखेंगे कि क्या है, चीन अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और रोजगार बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़े पैमाने पर उपयोग करने की योजना बना रहा है। सॉरी, जो मैंने आपको पहले बताया उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल था, इसलिए मैंने दोनों आर्टिकल को साथ में ही रखा कि क्या कर रहा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है सबसे बड़ी बात है, जिसके पास मैक्सिमम एआई होगा, जिसके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितनी स्ट्रोंग होगी वो देश उतना ही स्ट्रोंग होगा, उतना ही मजबूत होगा, उतनी ही पावर उसके पास ज़्यादा होगी। इसीलिए चाइना उसमें आगे से आगे बढ़ना चाहता है, इसलिए वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है काफ़ी बड़े पैमाने पर उसका यूज़ कर रहा है। सरकार को उम्मीद है कि एआई जो है उत्पादकता, जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, नई नौकरियां पैदा करना है, आर्थिक मंदी को कम करेगा, इसलिए वो एआई को यूज कर रहे हैं। लेकिन इससे और भी इफेक्ट्स पड़ेंगे। चीन की दूसरी क्या वो है कि चीन को एआई की जरूरत क्यों पड़ रही है, चीन की अर्थव्यवस्था अभी कुछ बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा आर्थिक मंदी। पिछले कुछ वर्षों में चीन की आर्थिक वृद्धि धीमी हुई है, जो है वो आबादी, जो बुजुर्ग लोग हैं चाइना में वो ज्यादा हैं और जो वहाँ के यूथ हैं वो कम है। इसीलिए क्या हो रहा है कि वहां पर देखने को मिल रहा है कि चीन की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। अगले 10 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोग रिटायर होने वाले हैं। युवाओं में बेरोजगारी, चीन में युवा बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बन गई है, इसलिए ये एआई का जो है बड़े पैमाने पर यूज कर रहे हैं जिससे कि वो इसे कंट्रोल कर सके। लेकिन आईएमएफ ने कहा है कि आप इसे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं बल्कि इसे और बढ़ा रहे हैं। किस तरह से, तो आप देखेंगे इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है आईएमएफ के अनुसार एआई दुनिया का लगभग 40% नौकरियों को प्रभावित कर सकता है। और विकसित जो देश है, ये विकासशील देशों के लिए, अगर विकसित देशों के लिए देखें तो 60% तक उसे प्रभावित करेगा। तो ये सब कहा गया है कि इसीलिए हमें एआई का जो है, हमें कुछ इंटरनेशनल कानून यूज करने चाहिए जिससे कि हम एआई को थोड़ा कंट्रोल में रख सके और जो एक हमारी
अनसर्टेनिटी है, जो हम बनाए जा रहे हैं, कोई रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसको उससे क्या होगा, इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, भारी नुकसान उठाना इसका पड़ेगा। इसलिए इन चीज़ों के बारे में ये हमारी न्यूज़ थी। स्ट्राइक हिट्स नियर साउथ लेबनोन टायर आफ्टर इजराइल आर्मी वार्निंग। मैंने आपको बताया कहाँ पर, लेबनोन में फिर से अटैक किया गया, इजराइल के लेबनोन में अटैक किया गया। क्यों किया गया, अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि क्या हुआ है। यहाँ पर दक्षिण लेबनान के शहर टायर के पास हवाई हमला हुआ। यह हमला तब हुआ जब इजराइल की सेना ने पहले ही लोगों को चेतावनी दी थी कि वह वहां हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला करेगा। लेबनान जो है वो भी इजराइल से क्या हो रहा है, परेशान हो रहा है, क्योंकि लेबनान भी इजराइल के पास में पड़ता है। लेकिन जो हिजबुल्लाह है, ये हिजबुल्लाह क्या है, ये शिया जो मुस्लिम लोग हैं उन्हीं का एक संगठन है, जो किसे सपोर्ट करता है, वो सपोर्ट करता है खोमनेई को सपोर्ट करता है। इसीलिए इजराइल ने पहले ही बोला था कि जो हिजबुल्लाह के समर्थक हैं हम उन पर हमला करेंगे। लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ, जब इन्होंने वहां पर स्ट्राइक की तो काफी भारी मात्रा में वहां पर लोग मारे गए। तो आप देखेंगे कि क्या हुआ। रिपोर्ट के अनुसार 486 लोगों की मृत्यु हो गई, 1300 लोग अधिक घायल हो गए। और जब उन्हें आगाह किया गया था, उन्हें वार्निंग दी गई थी, उसी टाइम पर 7 लाख लोग वहां से अपने घर छोड़कर निकल गए। मीन्स वो मजबूर थे 7 लाख लोग घर छोड़ने के लिए, क्योंकि वहां पहले ही वार्निंग दे दी गई थी। कुछ लोग वहां पर रुके हुए थे जिनकी मृत्यु हो गई। हिजबुल्लाह क्या है, हिजबुल्लाह 1980 में बना एक संगठन है जो कि शिया मिलिटेंट ग्रुप ईरान का समर्थन करता है। आप सब जानते हैं जो शिया मुस्लिम है उनके जो समर्थक थे वो किसे मानते थे, खोमनेई को मानते थे, क्योंकि खोमनेई भी कौन थे, शिया मुस्लिम जो सुप्रीम लीडर थे वो उनको सपोर्ट करते थे। ईरान का समर्थन यह लेबनान में है, पॉलिटिकल पार्टी भी है इसकी, मिलिटेंट भी है, और साथ ही ईरान से फाइनेंशियल और मिलिट्री सपोर्ट भी देता है। जो ईरान है इन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट भी देता है। इसी के चलते इजराइल ने उन पर अटैक किया और वहां पर इतने लोग मारे गए। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, यह खबर हमारी ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड पैरिक्स किसने जीता है, तो वो जीता है एल्बर्ट पार्क सर्किट, जो कि मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुई। और जीता किसने है, सॉरी, ये जीता है जॉर्ज रिसोल ने। किसने, जॉर्ज रिसोल ने जीता है। कहाँ पे हुआ था, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में ये आयोजित किया गया था। कौन सा था, तो ये था ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड पैरिक्स, और इसने जॉर्ज रुसेल ने इसे शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की है। कौन सी इन्होंने जो कार कौन सी यूज की थी, तो वो मर्सिडीज की थी। कौन सी, मर्सिडीज की थी। नेक्स्ट चलते हैं। ये थी हमारी आज की करंट अफेयर की जो हमारी द हिंदू से रिलेटेड जितनी भी न्यूज थी। अब हम थोड़ा सा देखेंगे करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस जो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होंगे, और हमारे प्रीवियस भी हैं और हमारे करंट के भी हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस प्रकार के गलियारे को विकसित करने की पहल शुरू की है, तो ये की है मधुमक्खी गलियारा। क्या, मधुमक्खी गलियारा। क्या किया जाएगा कि जो हमारे रोड है, जो हमारे राजमार्ग है, उनके किनारे किनारे पौधे लगाए जाएंगे, साथ ही उन पर मधुमक्खी पालन भी किया जाएगा, जिससे कि फूल जो है वो लगाए जाएंगे। उससे क्या होगा, मधुमक्खी गलियारा बनेगा। इसकी घोषणा की गई है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि जो बी कॉरिडोर है राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे परागणकर्ता जैसे कि मधुमक्खियां, तितलियां और अन्य परागण करने वाले जीव के लिए एक सतत फूलों वाला भोजन समृद्ध गलियारा बनाया जाएगा। इसी के साथ इसमें पेड़, झाड़ियां और पौधे लगाए जाते हैं जिनसे पूरा वर्ष रस और पराग उपलब्ध रहे, और मधुमक्खियां हुई, तितलियां हुई, वो वहां पर क्या रहे, इजिली बैठे, वहां के रस को पिए और वो परागण भी करें। कैसे काम करता है, फूलों वाला वनस्पति गलियारा होगा। राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे लगातार पौधों का एक पट्टा बनाया जाएगा जिसमें नीम होंगे, करंज होंगे, मुहा, प्लास, बोटर ब्रश, जामुन और सीरस जैसे पौधे वहां पर लगाए जाएंगे। जैसे मधुर रस और पराग देने वाले पेड़ शामिल होंगे, रसीले और पराग समर्थन भी होंगे। ये पौधे अलग अलग मौसम में फूलेंगे जिससे पूरी साल परागणकर्ताओं के लिए भोजन उपलब्ध होगा। मधुमक्खियां औसतन 500 मीटर से 1 किलोमीटर तक भोजन ढूंढती हैं, इसलिए पौधे इसी दूरी पर लगाए जाएंगे। तो ये आप देखेंगे। इसी के साथ में परागणकर्ताओं के संरक्षण के लिए आज परागणकर्ता जैसे मधुमक्खियों की संख्या घट रही है, जिससे कृषि पैदावार और पारिस्थितिकी संतुलन प्रभावित हो रहा है। ये गलियारे परागण सेवाओं को सुरक्षित रखेंगे। कृषि उत्पादन और खाद्य सुरक्षा पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। 6 से फसल में परागण मिलना आवश्यक है। लगभग 1/3 मीन्स
1/3 पार्ट फसलों को परागण करता चाहिए। बी कॉरिडोर इससे कृषि उत्पादन को बढ़ाते हैं। इको फ्रेंडली राजमार्ग होगा। अब राजमार्ग सिर्फ यातायात के लिए नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षित क्षेत्र भी बन रहे हैं, जैव विविधता को बढ़ावा देंगे। अब हमारे जो राजमार्ग है आप देखेंगे कौन कौन से हमारे एनएच, हमारे जो हाईवे हैं कौन कौन से हैं और कितनी उनकी डिस्टेंस है, ये सब हम देखते चलेंगे। सबसे पहले हम कुछ इंपोर्टेंट देखेंगे जो हमारा NH44 है, NH48 है, NH16 है, NH19 है। NH44 ये सबसे लंबा दक्षिण से उत्तर तक मीन्स कन्याकुमारी से लेकर हमारा जम्मू कश्मीर तक का जो राष्ट्रीय कनेक्टिविटी की रीढ़ भी इसे कहा जाता है वो है NH44। NH27 को देखेंगे तो ये पश्चिम से लेकर पूर्व तक मीन्स कहां से कि पोरबंदर से लेकर सिलचर तक का ईस्ट वेस्ट ट्रेड कॉरिडोर है, जिस तरह से हमारा कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक का कॉरिडोर है। फिर चलेंगे NH48 जो कि दिल्ली से लेकर चेन्नई बड़ा आर्थिक गलियारा है। इसी के साथ में NH16 देखेंगे पूर्वी तट जो कि चेन्नई से कोलकाता के लिए बंदरगाह और तटीय अर्थव्यवस्था को जोड़ता है। NH19 पारंपरिक हमारा ग्रैंड ट्रंक है जो कि उत्तर पूर्व को जोड़ता है। अब देखेंगे इसे डिटेल में। सबसे पहले NH44 ये हमारा कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक है। इसकी लंबाई कितनी है तो वो है 3745 किलोमीटर। याद रखें NH44 का 3745 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसी के साथ में कन्याकुमारी से शुरू होकर श्रीनगर जम्मू कश्मीर तक जाता है। मुख्य राज्य इससे गुजरते हैं जैसे कि तमिलनाडु हुआ, केरला हुआ, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये कुछ राज्य हैं जिनसे होते हुए ये गुजरता है। इसी के साथ में चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है NH27 जो कि हमारा पोरबंदर से सिलचर तक है। अब पोरबंदर से सिलचर तक जो हमारा जाता है, पोरबंदर कहाँ पर, गुजरात में, सिलचर असम में। इसकी डिस्टेंस कितनी है 3500। पहले हमने देखा कितना 3745, ये कितना है 3500 किलोमीटर। देश के पश्चिम से पूर्व तक सबसे लंबा ईस्ट वेस्ट राजमार्ग है जो कि कहाँ पर, पश्चिम में पोरबंदर गुजरात से शुरू होकर पूर्वोत्तर के सिलचर असम तक जाता है। इससे कौन कौन से स्टेट तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम इसके बीच में पड़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड हमारा हाईवे NH48 दिल्ली से चेन्नई के लिए जो कि पूर्व में मुंबई से चेन्नई के लिए ये जाता है। इसकी लंबाई 2800 किलोमीटर है और ये जो हमारा है दिल्ली से दक्षिण में चेन्नई तक मुख्य शहर जैसे जयपुर हुआ, उदयपुर हुआ, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, नबरिंग के बाद कुछ हिस्से हैं जो NH48 के नाम से जुड़े हुए हैं। इसके साथ चलते हैं फोर्थ पर NH60 जो कि चेन्नई से कोलकाता के लिए है और 1700 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है। ये चेन्नई से उत्तर में कोलकाता तक पूरी तट के बीच में कड़ी एक बनाता है। पूरी तट पर बंदरगाहों, औद्योगिक सीट्स तथा समुद्री कनेक्टिविटी के लिए भी अहम मंत्रालयों के बारे में ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर्स की एक पहल है। ये हमारे हाईवे हुए। पांचवा भी देखेंगे दिल्ली कोलकाता के पुराने जो हमारा है ग्रैंड ट्रंक रोड से ये जुड़ा हुआ है। इसी के साथ इसकी लंबाई 1300 किलोमीटर है। कितनी 1300 किलोमीटर है। कहाँ से है तो ये दिल्ली से कोलकाता के कई हिस्सों में चलता है। ये आप देखेंगे हमने 5 हमारे जो इंपोर्टेंट हमारे कॉरिडोर थे वो हमने देखे। यहाँ से आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से लेकर ये आपको देखने को मिलेगा चेन्नई तक NH48 दिल्ली से, यहाँ पे गुड़गांव, संतारा, पुणे, मुंबई, यहाँ पे कोलपुर, सूरत, अहमदाबाद, उदयपुर, जयपुर, यहाँ पर ये बेंगलुरु, चेन्नई को होते हुए गुजरेगा। इसी के साथ में नाहई लॉन्च इंडियाज फर्स्ट बी कॉरिडोर। मैंने आपको बताया नाहई ने कौन सा फर्स्ट बी कॉरिडोर स्टार्ट किया है, मधुमक्खी कॉरिडोर राजमार्ग के किनारे किनारे ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा AI मिशन 2.0 के तहत सरकार ने कितने जीपीयू जोड़ने की घोषणा की है तो ये की है 20,000। कितनी 20,000 जीपीयू जोड़ने की घोषणा की है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे भारत सरकार ने इंडिया AI मिशन 2.0 के दौरान घोषणा की है कि देश की AI कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 20,000 अतिरिक्त जो GPUs हैं वो जोड़े जाएंगे। GPU क्या होता है तो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं जो AI मॉडल को खासकर बड़े लार्ज जो लैंग्वेज मॉडल्स और डीप लर्निंग सिस्टम को ट्रेन और रन करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हार्डवेयर होते हैं। याद रखिए काफी इंपॉर्टेंट हार्डवेयर होते हैं। अधिक जीपीयू का मतलब होता है ज्यादा कंप्यूटर पावर और तेज AI प्रोग्रामिंग। जितनी ज्यादा जीपीयू होंगे उतनी स्ट्रॉन्ग हमारा AI होगा और उतनी ही जल्दी ये काम करेगा। इसी के साथ में शुरुआती मिशन में 10,000 जीपीयू का लक्ष्य रखा गया था लेकिन अब तक 38,000 जीपीयू तैनात किए जा चुके हैं। अब अतिरिक्त 20,000 जीपीयू जोड़ने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ में आपको देखने को मिला जब 20,000 जीपीयू जोड़ दिए जाएंगे तो देश की कुल जीपीयू क्षमता जो है हमारी लगभग 50,000 जीपीयू तक
पहुंच जाएगी। ये हमारी न्यूज़ हुई। नेक्स्ट देखते हैं, वाई इंडिया नीड्स मोर जीपीयू डेटा सेंटर। मैंने आपको बताया जितना स्ट्रॉन्ग हमारा जीपीयू होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारा एआई होगा, और लर्निंग जो हमारे पॉइंट होंगे वो उतने ही इंपॉर्टेंट होंगे। ये आपको देखने को मिलेगा। जो सुपर कंप्यूटर बोलते हैं ना, उसमें बहुत सारे जीपीयू ऐड हुए रहते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग वो हमारा कंप्यूटर सिस्टम हो जाता है। तो इस तरह से आपको ये देखने को मिलेगी। मणिपुर में हिंसा की जांच करने वाले कमीशन ऑफ इंक्वायरी के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किए गए हैं? तो वो किए गए हैं किसे? जस्टिस बलबीर सिंह चौहान को किया गया। आप सब जानते हैं मणिपुर में काफी हिंसा हुई थी, इतने बुरी हालत वहां पे हो गई थी कि राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। अब आकर वहां पर राष्ट्र जो मुख्यमंत्री वो चुने गए हैं, तो इस केस की छानबीन हो रही है, इस पर जो इसकी जांच हो रही है कि किस तरह से ये हुआ था, कौन कौन जिम्मेदार थे। तो इसी के लिए क्या किए गए हैं, अब नए जो जस्टिस है वो नियुक्त किए गए हैं। बलबीर सिंह चौहान को इसे इन्हें नियुक्त किया गया है। ये देखने को मिलेंगे बलबीर सिंह चौहान है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन कहाँ लॉन्च किया है? तो जो हमारा पहला है, सबसे पहले तो जहाँ पहला होता है आप याद रखिए कि काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए वो क्वेश्चंस बन जाता है। तो पहला स्टेट इनोवेशन मिशन जो है वो त्रिपुरा में किया गया। कहाँ पर? त्रिपुरा में स्टार्ट किया गया है पहला हमारा स्टेट जो हमारा इनोवेशन मिशन है। ये आपको देखने को मिलेगा त्रिपुरा में जितेंद्र सिंह ने किया है। किसने? जितेंद्र सिंह जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। नेक्स्ट चलते हैं, कब और कहाँ? तो 26 फरवरी 2026 को इसे स्टार्ट किया गया था। अगरतला, त्रिपुरा के अगरतला में इसे शुरू किया गया। जो कहां पर किया गया? हैप्पीनी इंटरनेशनल एक्सिबिशन सेंटर में से आयोजित किया गया था। जितेंद्र सिंह, मानिक शाह और सुमन बेरी यहाँ पर स्थित थे, जिन्होंने इस कार्यक्रम में जो शामिल हुए। स्टेट इनोवेशन मिशन क्या है? तो आप देखेंगे एक स्तरीय जो हमारा स्टेट स्तरीय कार्यक्रम होता है, जिसका उद्देश्य होता है स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ाना, स्थानीय आइडिया को बिजनेस में बदलना, साथ ही जिला स्तर पर इनोवेशन इकोसिस्टम बनाना। यह मिशन अटल इनोवेशन मिशन के तहत शुरू किया गया था, और इसे कौन करता है? राज्य इसमें अपनी भागीदारी निभाता है। 10 मार्च को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 10 मार्च को अगर आप देखेंगे तो ये मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जज जो होती हैं उनके लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है 10 मार्च को। नेक्स्ट देखते हैं, डे ऑफ वुमेन्स जज जो होते हैं उनके लिए बनाया जाता है। नेशनल वुमेन्स डे मैंने आपको बताया, तो कब बनाया जाता है? ये बनाया जाता है 13 फरवरी को। नेशनल वुमेन्स डे 13 फरवरी को बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? सरोजनी नायडू जी के जन्म दिवस पर इन्हें बनाया जाता है। यह दिन भारत की महान काव्यत्री और स्वतंत्रता सेनानी जो है सरोजनी नायडू की जयंती के रूप में इन्हें मनाया जाता है। कब? 13 फरवरी को। नेक्स्ट देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। कब? 8 मार्च को ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। इस दिवस को महिला के अधिकार, समानता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइड डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वाइड डे मनाया जाता है हमारा 3 मार्च को। याद रखिए 3 मार्च को। 8 मार्च को हमारा बनाया जाता है कौन सा? इंटरनेशनल वुमेन्स डे। 10 मार्च को बनाया जाता है इंटरनेशनल जो है हमारी वुमेन जज डे बनाया जाता है। साथ ही अगर आप नेशनल वुमेन्स डे देखेंगे तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये भी आप याद रखें, 3 मार्च को वर्ल्ड वाइड डे बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। कब? 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है। ये किस लिए? इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों और सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसे मनाया जाता है। मैंने फरवरी माह के पूरे हमारे मेंशन किए गए कि कौन सा डे कब मनाया जाता है। हमने जनवरी के भी पढ़े थे, अब हम फरवरी के याद करेंगे। 1 फरवरी को हमारा बनाया जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे, जो भारतीय तटरक्षक दिवस है। आपको आई थिंक साफ दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं बोलती हुई चल रही हूँ, आप अच्छे से देख लेंगे। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे बनाया जाता है, जो कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस होता है। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे बनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो भी बनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 6 फरवरी को बनाया जाता है महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को वर्ल्ड जो हमारी है पल्सेस डे, विश्व दाल दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी को बनाया जाता है डार्विन दिवस। 13 फरवरी को बनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। मैंने आपको बताया 13 फरवरी को किस लिए? सरोजनी नायडू जी के जयंती के उसमें बनाया जाता है। 14 फरवरी को बनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस, और 20 फरवरी को बनाया जाता है वैलेंटाइन डे। 14
14 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस भी मनाया जाता है, 14 फरवरी को ही वैलेंटाइन डे भी मनाया जाता है। चलते हैं 20 फरवरी को। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 24 फरवरी को मनाया जाता है हमारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, मैंने आपको ये पढ़ाया भी था। 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। याद रखें 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों बनाया जाता है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे जरूर बताएंगे। इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं तो वो आप देख लेंगे कि 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे बनाया जाता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप याद रखेंगे। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे बनाया जाता है। 11 फरवरी को वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस डे बनाया जाता है। 13 फरवरी को बनाया जाता है नेशनल वुमेन्स डे। इसी के साथ में वर्ल्ड रेडियो दिवस डे भी बनाया जाता है। 20 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस डे बनाया जाता है। 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बनाया जाता है। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। ये हमारे लिए 4-5 जो हमारे 5-6 डेज हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये थी हमारी आज की द हिंदू एनालिसिस और इसी के साथ में करंट अफेयर्स की क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहे और खुश रहें।